हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके गेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपके गेट एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 8 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट 2021। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, दिस इज़ आई एम जितेंद्र साव, हैविंग 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर्ड मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स इन गेट एंड एसी कैटेगरी, एंड आई एम एमटेक फ्रॉम IIT BHU। तो अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स आता है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट्स फ्री लेक्चर देखना चाहते हैं, देन यू कैन अनइंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, एंड there also you can enjoy lot of free lectures, lot of free special classes are there. But if you want to enjoy full all live classes, all dedicated batches, then you can join the subscription। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन पे आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको डिफरेंट मंथ वाइज आपको डिफरेंट आप सब्सक्रिप्शन के आपको प्लान्स मिल जाएंगे। तो आप अपने सूटेबल हिसाब से जो 12 24 जो भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। और अगर आप हमारा कोड जितेन 10 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड there are basically two type of subscription: plus subscription, plus having all the benefits of live classes, PDF, live quizzes, test, everything. But in Iconic, in addition to all these things, you will get personal coach, personalized test analysis, study planner, and preparatory study materials. So this is the benefit of Iconic Iconic subscription. And there is one more announcement that new batch for GATE 2022, name Evolve for GATE 2022 for electrical engineering, is starting from 1st of February। तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो इसे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज आवर कोड जितेन 10, गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। And also for electronics and telecommunication for GATE 2022, new batch is starting from 1st February, and you can see that faculties that will teach you the whole syllabus. Ankit Goyal sir is also named, Suresh VSR sir. These sirs will teach you the whole syllabus of the your GATE. And for electronics and telecommunication, Ascent batch is for GATE 2023. If you are planning for GATE 2023, then you can join this batch from 1st February. And then next batch is for electrical engineering for GATE 2023, and it is also starting from 1st February, and you can see the faculties that will teach you the subjects। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिट। तो क्या है देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इज। तो देखिए ये लिमिट्स में अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट वाला। तो अगर हमें 0/0 या फिर इन्फानाइट बाई इन्फानाइट मिलता तब तो हम लोग इसमें सीधे सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते, ठीक है। बट इन्फानाइट बाई इन्फानाइट मिल रहा है, तो इस टाइप के केसेस में जनरली हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी का नुमरेटर में और ए प्लस बी का डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पे माइनस अंडर रूट एक्स है, ओके। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई इसी चीज़ से अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट एक्स। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? न्यूमरेटर में क्या आ गया? इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर ऐसा मल्टीप्लाई है तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ देखिए, इसे ए स्क्वायर करेंगे तो ये एक अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बचेगा ऊपर में, और यहाँ पे माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई, तो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ तो हम लोग ये नहीं है, तो डिनोमिनेटर जैसा था वैसा रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस
अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट प्लस यहाँ पे अंडर रूट तो यहाँ पे आ गया। और लिमिट यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट कौन बोलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट। तो जनरली क्या है, जब भी हमारे पास कोई लिमिट ऐसा हो जो टेंस टू इन्फानाइट हो, तो हम लोग जनरली जैसे एक्स टेंस टू इन्फानाइट है, तो वी विल ट्राई कि हमें इसमें क्या मिले, 1/x के टर्म्स, 1/x 1/x स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म्स मिले, ठीक है, ताकि 1/इन्फानाइट इक्वल टू क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें कोशिश करें कि इसमें हमें बार बार अगर 1/x का टर्म मिले, तो यहाँ पे देखिए, ये तो ये एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये चीज़ पता है। तो अगर मैं यहाँ से मतलब इस अंडर रूट के अंदर से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस अंडर रूट के इनसाइड से अगर मैं एक्स कॉमन निकालूँ, ठीक है, अंडर रूट के इनसाइड से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स। तो अंडर रूट के इनसाइड से अगर मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स के इनसाइड से मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बाहर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स बाहर आएगा ना। और अंदर में क्या बचेगा, देखते हैं, ये अंडर रूट बाहर, अंदर में क्या बचेगा, एक्स बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा। ये हमारा न्यूमरेटर का टर्म हो गया। अब डिनोमिनेटर का टर्म को देखिएगा, डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। इस टोटल से हम लोग को क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स बाहर निकालना है। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, ये लिख लिया। तो टोटल से मेरे को क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स बाहर निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, टोटल, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो पाए। तो यहाँ पर थे तो अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, +1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं, यहाँ पर देखिए, से हम लोगों ने इस टोटल से हमको यहाँ पर से अगर अंडर रूट एक्स बाहर निकालना है, तो इस अंडर रूट के अंदर से, इस अंडर रूट के अंदर से क्या बाहर निकालेंगे हम लोग, यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या बाहर निकालेंगे, एक्स बाहर निकालेंगे। एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, पहला बात। अब यहाँ पर से तो एक्स निकाल लिया, अब यहाँ पर से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर से भी तो हमको यहाँ पर एक्स चाहिए होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पे एक्स चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स चाहिए तो मैं यहाँ से अगर एक्स निकालूंगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए ना। यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻1/2 और डिवाइड बाई x⁻1/2 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1/2 -2 क्या आ जाएगा, 1/2 -2 मतलब 4 मतलब -3/2, -3/2 मतलब 1/3/2। तो यहाँ पर मुझे कुछ कुछ कैसा दिखेगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 1/x प्लस 1/x⁻−3/2 है, तो यहाँ पे +3/2 इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से ये तो बाहर निकल चुका है, +1। अब इसमें हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स है वो वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/∞ 0, तो ये 0, ये 0। तो केवल बचा क्या क्या चीज़, देखिए बचा क्या क्या चीज़, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल। तो अब इन्फाइनाइट पुट किए तो ऊपर में बचा √1 मतलब 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, √1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 1 + 1, तो 1/2, तब क्या बचा हमारे पास, 1/2 0.5, दैट मीन 1/2। तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 0 आंसर नहीं होगा, 1 आंसर नहीं होगा, इन्फाइनाइट नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, C 1/2, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि जनरली एल हॉस्पिटल रूल आज सभी को पता रहता है कि 0/0 आ रहा है या फिर इन्फाइनाइट आ रहा है, तो सीधा क्या लगा लें, एल हॉस्पिटल लगा लें। तो जनरली इस टाइप का आ सकता है जिसमें आपको जनरल जो एल हॉस्पिटल वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है वो ना दिया रहे, कुछ अलग दिया रहे, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है प्रोबेबिलिटी से, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है प्रोबेबिलिटी से। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चंस में बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को मतलब दूसरे क्वेश्चन के कंपेयर में आप बहुत और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें अगर पढ़ने में कुछ भी चूक हुई तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं एकदम। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑफ दिस ग्रुप 20% ऑफ द मेन एंड 50% ऑफ द वुमेन आर अनएम्प्लॉयड।
इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज बीइंग एम्प्लॉयड इज। क्या क्या दिया है उसे नोट करते जाते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको दिया हुआ है कि एक ग्रुप है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मेन और इक्वल नंबर ऑफ वुमेन है, ठीक है। कितने हैं ये नहीं दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो लेट सपोज मैन के नंबर n, वुमेन के नंबर n ऐसा मान सकते हैं। बट जैसे कुछ परसेंटेज में दिया होता है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कुछ परसेंटेज में दिया है तो मैं उसे 100 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास कितने मेन्स हैं, लेट सपोज आपके पास 100 मेन हैं और आपके पास उतने ही क्या है, वुमेन है। तो वुमेन कितने हैं आपके पास, वुमेन भी 100 है। ऐसा मैंने कभी परसेंटेज में दिया रहता है तो मैं जनरली 100 लेना प्रेफर करता हूँ। क्या बोल रहा है, ऑफ दिस ग्रुप 20% ऑफ मेन एंड 50% ऑफ वुमेन आर अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड मेन कितने हैं, 20%, मतलब 100 में से 20 लोग अनएम्प्लॉयड हैं मेन में। अनएम्प्लॉयड वुमेन कितने हैं, 50%। तो 100 में से 50 वुमेन क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ओके। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड इज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज एम्प्लॉयड बोल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिया है तो इसको भी एक बार एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, कि अगर 100 में से 20 लोग 20 मैन अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड मैन कितने होंगे, एम्प्लॉयड मैन 80 होंगे, राइट। अगर 100 वुमेन में से 50 वुमेन अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड वुमेन कितनी होंगी, एम्प्लॉयड वुमेन 50 होंगे। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं कि इस ग्रुप में से हमने सेलेक्ट कर लिया एक पर्सन को, तो वो पर्सन की एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड इस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप से आपने सेलेक्ट किया। अगर वो जो आपने सेलेक्ट किया है अगर वो मेन है, ठीक है, एंड मेन होने के साथ साथ क्या है, वो सेलेक्ट किया वो मेन है और मेन होने के साथ साथ क्या है, वो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड व्हेन मेन, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट किया मेन को और वो मेन एम्प्लॉयड है, या आपने सेलेक्ट किया वुमेन और वो वुमेन क्या है, एम्प्लॉयड है। ये दो तरीके से एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आपने किसी को सेलेक्ट किया, वो एम्प्लॉयड हो किस तरीके से हो सकता है, या तो आपने सेलेक्ट किया हो मेन को और वो मेन में से क्या हो, एम्प्लॉयड हो, या तो आपने सेलेक्ट किया हो वुमेन को और वो वुमेन से एम्प्लॉयड हो। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक एक टर्म्स को हम लोग देखते जाते हैं। पी ऑफ ई, पी ऑफ डब्ल्यू, मतलब मैन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल मेन और वुमेन इक्वल हैं तो मेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ ही होगी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं 200, मेन कितने हैं 100, तो 100 डिवाइड बाई 200 हाफ। तो उसी तरह वुमेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने मेन उतने ही वुमेन, तो वुमेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है। अब अगर मेन है और वो एम्प्लॉयड है एंड वो मेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देख रहे हैं। एम्प्लॉयड मैन कितने हैं 80, कितने में से 100 में से 80 में से 100 मैन क्या है, एम्प्लॉयड है। तो 80 डिवाइड बाई 100 मतलब क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज मैन एंड एम्प्लॉयड इज 4/5। देन अगर वुमेन है तो उसके एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वुमेन एम्प्लॉयड कितने हैं 50 और टोटल वुमेन कितने हैं 100, तो 1/2। तो अब आपको इसमें हर चीज़ पता है, अब आप इसमें पुट करते जाइए। मेन मेन कितने हैं, मेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मेन की एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, और जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और वुमेन की एम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो अगर हम लोग इससे क्या करें, 1/2 को कॉमन ले लें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 प्लस बाई 2, 4/5 प्लस 1/2। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 मतलब 10 और 8 प्लस 5 13, तो बेसिकली 13/20 आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अराउंड आई थिंक 0.65 समथिंग आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसे आप सॉल्व कर लेंगे आई थिंक 0.65 के आसपास इसका आंसर आएगा।
तो ये प्रोसीजर होगा इसे सॉल्व करने का। तो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वेरी थर्ड क्वेश्चन इज आवर फ्रॉम चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको यहाँ पे लिमिट्स दिया हुआ है, सॉरी जो मतलब y की लिमिट, y की बाउंड्रीज जो दी हुई है वो क्या है और x की बाउंड्रीज क्या है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, मतलब फंक्शन ऑफ x है मतलब क्या है वो y की बाउंड्री है। तो y इज इक्वल टू कहाँ से, y की लोअर बाउंड्री है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर, और y की अपर बाउंड्री कहाँ पे है 2 माइनस एक्स पर। ठीक है, तो अगर मैं लोअर बाउंड्री को देखूँ तो लोअर बाउंड्री y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पैराबोला। क्या होता है, ये होता है हमारा पैराबोला। और y इज इक्वल टू टू माइनस टू इज वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट द लाइन। ठीक है, कैसे पता चला लाइन, लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी। ओके, और सिमिलरली x का जो लिमिट क्या दिया है, x का जो लोअर बाउंड्री 0 और x का अपर बाउंड्री क्या है 1। तो इसको सबसे पहले हमें ड्रॉ करना रहता है। सबसे पहले इसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये, आई थिंक दिख जाएगा। ठीक, सबसे पहले अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाउंड्री कैसा है। तो देखिए y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला होगा, y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला होगा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर क्या होगा, इधर x इज पॉजिटिव, इधर यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव। तो y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू लें या फिर x की नेगेटिव वैल्यू लें, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब ये जो पैराबोला होगा इट विल बी लाइक दिस, ये पैराबोला कैसा होगा, इस तरीके का होगा। और y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, ये लाइन कैसा होगा। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन पर दो पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजली। पहले क्या कीजिए, x को 0 ले लीजिए, तो x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दूसरा क्या कीजिए, y को 0 ले लीजिए, तो y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, ये आ जाएगा, x को 0 लेने पर y की वैल्यू 2, y को 0 लेने पर x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा 0,2 और 2,0, ये दो पॉइंट मिले। इस दो पॉइंट से क्या मिलेगा हमें, ये हमारा लाइन पास होगा, ये हमारा लाइन क्या होगा पास होगा। तो कुछ इस तरीके का जो तो इनका कॉमन रीजन है वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, ये वाला। तो इसमें जो हमारे पास क्या कहा जाए, जो सॉरी जो y की लिमिट है, y की लिमिट कैसी है, लोअर लिमिट पैराबोला में है, y की जो लोअर लिमिट है किस में है, पैराबोला में, मतलब यहाँ पर है। और अपर लिमिट कहाँ पे है, लाइन पे है। तो ये मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या लिया गया था, वर्टिकल स्ट्रिप। वैसे भी y का लिमिट है, मतलब ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसा लिया गया है, लोअर लिमिट इज ऑन पैराबोला एंड अपर लिमिट इज ऑन लाइन, इस तरीके। तो अगर हमें ऑर्डर को चेंज करना है तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप को छोड़ के क्या लेना पड़ेगा, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे अगर, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी बता रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे तो ठीक था, पूरे में यहाँ पे क्या था, लोअर लिमिट क्या था पैराबोला पे था, अपर लिमिट क्या था लाइन पे था। बट जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है, दिख रहा है मुझे, लोअर लिमिट इस वाई एक्सेस पर और अपर लिमिट किस में दिख रहा है, पैराबोला में। ठीक, बट अगर मैं यहाँ पर अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, यहाँ पर अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो इसकी लोअर लिमिट मुझे लाइन पर दिख रही है और अपर लिमिट किस में दिख रही है, अपर लिमिट भी लाइन पर। कौन सी लाइन पर, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लाइन पर। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें जो हमारा जो लिमिट जो सॉरी इसमें जो हम लोग स्ट्रिप लेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस पॉइंट से पहले हमारा जो x की जो लोअर लिमिट होगी, इस पॉइंट से पहले x की लोअर लिमिट जो होगी वो कहाँ पर होगी, पैराबोल लाइन पर। लाइन पर कौन सा, ये y एक्सेस पर। तो y एक्सेस पर क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, मतलब x इक्वल टू 0 पर। और अपर लिमिट कहाँ पर होगी, पैराबोला पर। तो पैराबोला पर x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट, एक्स की वैल्यू क्या है अंडर रूट वाई। ठीक है, तो ये पहले लिमिट हो गया, पहला लिमिट। दूसरा लिमिट क्या होगा, जब यहाँ इस पॉइंट से, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिमिट। दूसरा लिमिट क्या होगा, इसका लोअर लिमिट होगा सेम लाइन पर, मतलब ये y इक्वल एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सेस पर। बट जिसका अपर लिमिट होगा वो कहाँ पर होगा, अपर लिमिट होगा इस लाइन पर। तो लाइन पर x की वैल्यू क्या है
2 माइनस वाई, लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई। तो ये हमें दो दो बार मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐसा होता है ना, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से लेकर के लेट सपोज 3, इसको आप लिख सकते हैं ना 1 से 2 प्लस 2 से 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस पॉइंट से पहले एक अलग लिमिट चलेगी और इस पॉइंट के बाद एक अलग लिमिट चलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये पॉइंट आपको देगा, आपको y की लिमिट देगा। अभी तो आपने क्या निकाला, केवल और केवल x की लिमिट निकाला बाई वाचिंग द स्ट्रिप, और इस पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, y की लिमिट मिलेगा। तो y की लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक अलग लिमिट रहेगा y का और यहाँ से यहाँ तक एक अलग लिमिट रहेगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू को, जैसे एक्स यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो यहाँ पर इसमें एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बेसिकली दो चीज़ें आएंगी, एक तो माइनस 4 एंड प्लस, सॉरी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर इसमें हम लोग देखें तो इसको -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 को -2 एंड -1 माइनस, तो यहाँ पे 4, ऐसे निकाल लेते हैं। y की क्या निकालते हैं, माइनस b मतलब -3 प्लस 3 अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 -4 ऐसी, यहाँ पे थोड़ा इसे क्लियर कर लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं तब हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पर अगर क्लियर करें तो अगर हमको x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस वाई, तो 2 माइनस वाई यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y, माइनस यहाँ पे 2y नहीं होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4y होगा। ठीक है, अब समझ, अब ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस ये उधर चल जाएगा तो -5y प्लस 4 इक्वल टू 0। 5 के लिखते हैं -4 एंड -1, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी +1 एंड +4। y की वैल्यू अगर +1 और +4 मिली तो इस y की वैल्यू को यहाँ अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू अगर +1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, y की वैल्यू 1 पर रखने पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू 4 रखने पर क्या मिलेगा 2 माइनस 4 मतलब -2। तो ये जो लाइन और ये जो पैराबोला है ये दो पॉइंट पर कट करेंगे, एक्स और वाई की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, एक तो कट करेगा 1 1 पर और दूसरा कट करेगा -2 और +4 पे। तो यहाँ कहीं पर अगर इसको हम लोग पीछे से बढ़ाते जाएँ ऐसा, यहाँ कहीं पर क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा एक्स की वैल्यू और यहाँ कहीं पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू +4 होगी। तो हमको इस इधर दूसरा पॉइंट को देखना नहीं है, हमको तो केवल ये पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू क्या मिली 1, तो हमें क्या मिला, फ्रॉम y की वैल्यू 0 to 1, 0 to 1 इट इज़ x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to अंडर रूट वाई। तो यहाँ देख सकते हैं x इज़ वेरिंग फ्रॉम, तो थोड़ा अगर मिटा दें यहाँ पे थोड़ा, फ्रॉम y की वैल्यू क्या हुआ, फ्रॉम y की वैल्यू 0 to 1 x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to अंडर रूट वाई, देख सकते हैं। फिर फ्रॉम वैल्यू 1 to, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं पॉइंट वाला। तो फ्रॉम 1 to 2 और एक्स स्ट्रिप इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 माइनस वाई, 0 to 2 माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा, ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में जो डिवाइड हो गया है, दो प्लस करके, तो ये वाला जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन चेंज ऑफ इंटीग्रल। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी से बेस्ड है, इन सॉरी थर्ड नहीं है, आई थिंक इट्स 4 क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन। An unbiased coin is tossed an infinite number of times. The probability that fourth head appears at 10th toss. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहा है, फोर्थ हेड अपीयर्स एट
10th toss is। ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा है कि अब 10 बार टॉस करें, 10 बार में आपको कहीं भी 4 बार हेड मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको चौथी बार हेड 10वें बार टॉस में मिले। ठीक है, तो ये आपको कब मिलेगा? व्हेन आपको 9 बार टॉसेस में, ठीक है, 3 टाइम्स आपको क्या मिल जाए, 3 टाइम्स हेड मिल जाए आपको इसमें 9th टॉस में। ठीक है, एंड ना यहाँ पे याद रखिए क्या लिखा हूँ मैं, एंड आपको 10th टॉस में क्या मिले, आपको हेड मिले, तब आपको ये वाला जो आंसर है वो मिलेगा। तो आउट ऑफ एन ट्रायल सक्सेस ऑफ आर ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर आर, वेयर पी इज द क्यू टू द पावर एन माइनस आर ना, क्यू टू द पावर एन माइनस आर, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इसको पुट करें क्या होगा, देखिए एन सी 9 टॉसेस में से आपको 3 बार हेड मिलना चाहिए, तो 9C3 इंटू क्या, इंटू पी मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 टू द पावर 3 एंड 1/2 टू द पावर 9 - 3 मतलब 6 इंटू 10th टाइम में टॉस आने की 10th टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हर एक टॉसेस क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो 10th टाइम में भी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 ही होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 इंटू 1/2 टू द पावर 3 6 और यहाँ पे 1 1/2 टू द पावर 10, तो यहाँ पे 3 3 9 4, तो आई थिंक 84 आ जाएगा, 84 और डिवाइड बाई 2 टू द पावर 10 मतलब 1024, 2 टू द पावर 10 मतलब 1024, तो 84 डिवाइड बाई 1024 इट विल बी अराउंड 0.082, आपका आ जाएगा 0.082। ठीक है, तो 84 डिवाइड बाई 1000 लगभग कितना आता है, 0.084, तो 84 डिवाइड बाई 1024 कितना आ जाएगा, 0.082 क्या। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा 5वां। 5th क्वेश्चन इज अवर फ्रॉम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डेज प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, y0 is equal to y pi is equal to 0 will have non-zero solution if and only if the lambda values are। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन नॉन जीरो होगा लैम्डा के किन वैल्यूज़ के लिए, ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि नॉन जीरो कब होगा, कैसे होगा। तो इसका हम लोग निकालें अगर हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d² प्लस लैम्डा, यहाँ से y कॉमन निकाल लें तो इसको 0 लिख सकते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, d² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो d² की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आई अंडर रूट ऑफ लैम्डा। ये क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स रूट या फिर कह सकते हैं इमेजनरी रूट। तो रियल पार्ट 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस है तो सीधा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर 0x, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है 0, e टू द पावर 0x मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं, C1 cos अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा एक्स। हाँ, अब इसमें C1 और C2 दो कांस्टेंट हैं, इमेजिनरी कांस्टेंट सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो उसके C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई है, y0 इज इक्वल टू वाई पाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो कंडीशंस हैं इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, y0 इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0 व्हेन x की वैल्यू क्या 0। तो इसमें अगर रखें तो 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 की वैल्यू 1, C2 sin 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से ये वाला टर्म तो 0 हो गया, क्या बचा, C1 इज इक्वल टू 0 बचा, यहाँ से क्या बचा, C1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो C1 0 हो गया, तो इस टर्म को यहीं पर 0 कर देते हैं। क्या बचा, y इज इक्वल टू C2 साइन अंडर रूट लेमडा एक्स। तो अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं इसमें, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, वाई पाई की वैल्यू 0, तो वाई पाई की वैल्यू 0 मतलब वाई की वैल्यू 0 व्हेन एक्स की वैल्यू क्या पाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C2 साइन अंडर रूट लेमडा इंटू पाई, ठीक है, इंटू पाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, C2 और मल्टीप्लाइड विथ साइन अंडर रूट लेमडा पाई का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दो
क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो आइदर ऑफ द क्वांटिटी विल बी जीरो, आइदर सी विल बी जीरो, आइदर और बोथ क्वांटिटी विल बी जीरो। तो आइदर सी विल बी जीरो और साइन अंडर रूट लेमडा पाई विल बी जीरो और बोथ विल बी जीरो। तो देखिए अगर हम मैं ये मानूँ कि सी टू ज़ीरो है, अगर हम लोग ये माने कि सी टू ज़ीरो है तो सी वन ऑलरेडी ज़ीरो था, और अगर सी टू भी ज़ीरो हो जाएगा हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो तो हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। सी वन भी ज़ीरो हो गया, सी टू भी ज़ीरो हो गया, तो हमेशा हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, विल हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, विल हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, दैट मीन्स सी टू की कैन नॉट बी ज़ीरो, सी टू कैन नॉट बी ज़ीरो। तो व्हाट कुड बी ज़ीरो, साइन लेमडा अंडर रूट लेमडा पाई कुड बी ज़ीरो। ओके, तो साइन लेमडा पाई कुड बी जीरो। तो बेसिकली जीरो क्या होता है, अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में लिखूँ तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, एन की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, एन इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो इससे क्या मिल रहा है हमको, अंडर रूट लेमडा पाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, एन पाई लिख देते हैं, वेर एन इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पाई पाई कैंसिल, तो अंडर रूट लेमडा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, एन, वेर एन इज़ द इंटीजर, या फिर लेमडा इज इक्वल टू क्या मिला, एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू 1 2 3 रखें तो 1 4 9, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल गेट नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन सी 1 4 एंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our next question is from calculus. The volume generated by revolving area bounded by parabola y square equal to 8x and line x equal to 2 about the y axis is. तो इसमें हमारे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम जनरेटेड बाय क्या, अब पैराबोला, एंड जब हम क्या कर रहे हैं, एक पैराबोला और एक लाइन। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, x की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इज पैराबोला लाइक दिस। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 इज लाइन लाइक दिस। ठीक, इन दोनों का जो कॉमन एरिया बन रहा है एक ठो, इस एरिया को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक वॉल्यूम बनेगा, उस वॉल्यूम को हमसे इसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला की बात करूं तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग any area anything about y axis is given by vy is equal to इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर dx, ये होता है। और वॉल्यूम जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग एन एरिया अबाउट एक्स एक्सेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई, एंड हियर इट इज हियर वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसा होता है। तो हमारे हमसे इसमें बात कर रहा है कि वॉल्यूम जनरेटेड बाई व्हाट, जनरेटेड बाई दिस एरिया अराउंड द वाई एक्सेस। वाई एक्सेस मतलब हम लोग इस पर निकालेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो डी एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई, यहाँ पे वाई होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें y की लिमिट पता होना चाहिए। y की लिमिट कैसा पता चलेगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें y की लिमिट पता चलेगा कि इसको हमको इस जो एरिया बन रहा है उसको कहाँ तक घुमाना है। तो अगर इसका निकालना चाहें हम लोग तो ये x इक्वल टू 2 है, तो इसमें x इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 4। तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएगा, दिस इज 2 माइनस 4 एंड दिस इज 2 प्लस 4। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको रिवॉल्व करना है। अगर मैं केवल एक इसे रिवॉल्व करूं, केवल लाइन को रिवॉल्व करूं तो एक सिलेंड्रिकल बनेगा, और केवल पैराबोला को रिवॉल्व करूं तो एक ऐसा कोनिक सेक्शन टाइप का बनेगा ऐसा। तो पहले वाले वॉल्यूम सिलेंडर से अगर माइनस कर दें तो हमें जो डिज़ायर्ड है वो मिल जाएगा। तो मैं अगर मेन वॉल्यूम को लिखूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी वाई वन, विच इज़ वाई वन इज़ द वॉल्यूम जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द लाइन, एंड वी वाई टू इज़ द वॉल्यूम जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द पैराबोला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग वी वाई वन निकाल लेते हैं। वी वाई वन इज़ द वॉल्यूम जनरेटेड बाई द लाइन, तो लाइन में अगर मैं लिखूँ पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, यहाँ पर डी वाई होगा,
और लिमिट क्या होगा -4 से +4, क्योंकि y है तो y की लिमिट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है देख सकते हैं, लाइन में x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई इंटू 2 स्क्वायर मतलब क्या 4, और यहाँ पे -4 से +4 और डी वाई 4 पाई बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और लिमिट क्या आ जाएगा -4 से +4, तो +4 8, और 8 32 पाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 पाई। अब अगर बात करें इसकी इसकी पैराबोला की, पैराबोला के लिए फार्मूला लगाएं तो वी वाई इजक्वल टू क्या आ जाएगा -4 से +4 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई और एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, देखिए एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 8, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 करेंगे, यहाँ पर अगर पाई बाई 8 को अगर बाहर निकाल लें, यहाँ पे पाई बाई 8 को अगर बाहर निकाल लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 32 पाई डिवाइड बाई 5 आएगा। ठीक, 32 डिवाइड बाई 5 अगर आपका आएगा, तो अगर आप इसे माइनस करेंगे 32 पाई, आप माइनस क्या करेंगे 32 पाई माइनस 32 डिवाइड बाई 8 पाई, तो आपका आएगा 4/5 इंटू 32 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 128 पाई बाई 5, 128 पाई बाई 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स एंड y π/3 इक्वल टू 0, देन y मैक्स इज। ठीक है, तो इसमें हमको बेसिकली एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कंसेप्ट लगेगा और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम मिनिमा का भी थोड़ा कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए अगर इसको हम लोग लेबनीज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लेबनीज इक्वेशन होता है, उससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी एक्स इज़ नथिंग बट द 2 tan x। ठीक है, और क्यू एक्स इज़ नथिंग बट द साइन एक्स। तो जो हमारे इसमें क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, तो पी की जगह में है 2 tan x इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ व्हाट 10x का क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर 2 हम लोग यहाँ को बाहर निकाल दें, 2 को हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल दें, तो ई टू द पावर 2 और 10x का लॉग सेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ बाहर 2 है तो किसके पावर में आ जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 2x मतलब साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos² एक्स भी लिख सकते हैं ऐसा, डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस एक इंटीग्रेट प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन कॉज एक्स लिख सकते हैं, मतलब 10x लिख सकते हैं, और सेक एक्स लिख सकते हैं डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1/सेक एक्स आ जाएगा, मतलब यह आ जाएगा कॉज एक्स प्लस सी कॉज स्क्वायर एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट सी है उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि y π/3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 व्हेन x की वैल्यू π/3, तो cos π/3 मतलब क्या हो जाएगा, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री मतलब 1/2 प्लस सी इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो इसको 1/2 की साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 1c/4 इज इक्वल टू -1/2, तो c इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा -2, c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या है y इज इक्वल टू क्या आया cos x -2 cos स्क्वायर एक्स आ गया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, dy बाई डी एक्स शुड बी 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा।
तो y इक्वल टू हमें मिला था cos x और -2 cos स्क्वायर एक्स, ये मिला था। तो इसको अगर हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर दें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो कर दें, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स का -2 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 आएगा, 4 हो जाएगा ना, यहाँ स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। साइन एक्स को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन, क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स कैंसिल, तो बेसिकली हमें cos x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4। ठीक है, तो x इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/4 कर सकते हैं, फिर डबल डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हैं कि वो लेस देन नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा फॉर मैक्सिमा। बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे मैक्सिमा पूछा है और आपसे एक पॉइंट ही मिला है, बस एक पॉइंट मिला है, तो डेफिनेटली वो मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू, cos x की वैल्यू डायरेक्टली 1/4 पुट करेंगे, 1/4 -2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/4 -2 इंटू 1/16, मतलब 1/4 माइनस 1/8, तो ये आ जाएगा आपका 1/8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0.0125 आई थिंक इसका आंसर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आप इसका न्यूमेरिकल आंसर निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। तो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लीनियर एलजेब्रा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, गेट एग्जाम में। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपने इसके लिए चेंज किया है, यूनिक सोल्यूशन के बजाय इसे आप लिखिए, सॉरी नो सोल्यूशन के बजाय इस क्वेश्चन को आप कीजिए, द सिस्टम हैविंग द इक्वेशन दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन को आप चेंज कर दीजिए, क्या लिखिए, यूनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे ऑप्शंस को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। ऑप्शंस में आपको नए ऑप्शंस देख रहा हूँ, फिर आप बताइएगा। ऑप्शंस में आपके लिए 4 नए ऑप्शन फ्रेम करके रखा हूँ, तो 4 नए ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए इज़ लेमडा इज इक्वल टू 6 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 20। ऑप्शन बी इज़ लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज नॉट इक्वल टू 6 and mu is equal to 20, and option C is lambda is not equal to 6 and mu is equal to 10, and option D is mu is not equal to 6, lambda is equal to 30. So these are the 4 options, and आप क्वेश्चन क्या है आपका, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, फॉर यूनिक सॉल्यूशन rank of augmented matrix should be equal to rank of A and it should be equal to number of unknown variables। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, देखो दीज आर नंबर ऑफ अननोन। ये लेमडा और म्यू को आप अननोन वेरिएबल नहीं मानेंगे ना, एक्स वाई लेमडा और म्यू आर सम कांस्टेंट, तो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू 3। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड इट शुड बी 3। यहाँ पे अगर बना लें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बना लें अगर 1 1 1 6 1 4 6 20 देन 1 4 लैम्डा। तो अगर मैं इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात करूँ तो अगर मैं देखिए इसमें मेरे को डिपेंडेंसी दिख रही है, रो 2 और रो 3 क्या दिख रहा है आपस में, डिपेंडेंट टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इसे इसमें माइनस करूँ, ये कैसा हो जाएगा, देखिए 1 1 1, ठीक है, 1 4 6, अगर इसको माइनस करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 6 20, और क्या हो जाएगा म्यू माइनस 20 हो जाएगा। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात तो रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो फॉर रैंक ऑफ ए शुड बी 3, क्या होना चाहिए कि लेमडा माइनस 6 को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेमडा माइनस 6 शुड नॉट बी 0। तो लेमडा क्या होना चाहिए, लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू 6। ये तो समझ में आ गया। बट अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं हुआ, उसके बाद म्यू की वैल्यू कुछ भी रहे, जैसे म्यू माइनस 20, कई बार सोचते हैं लोग म्यू माइनस 20 को भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी भी क्या होना चाहिए 3। क्या सोचेंगे आप कि रैंक ऑफ ए बी भी 3 होना चाहिए, तो म्यू माइनस 20 को भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 20 ऐसा होना चाहिए सोचेंगे। बट अगर ये अगर 0 नहीं है, अगर लेमडा माइनस 6 की वैल्यू 0 नहीं है, तो अगर लेमडा की सॉरी म्यू की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे वो 20 रहे चाहे 0 रहे, कुछ भी रहे, इस प्लेस पर 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर ये अगर आपका 0 नहीं है, इसका जो रैंक होगा ए बी का रैंक क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू 6
एंड म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू की कोई भी वैल्यू हो, 0 हो यहाँ पर, इस पोजीशन में 0 ना हो, उस केस में, हर एक केस में क्या होगा, ये इसका रैंक तो हमारे पास 3 ही रहेगा। अगर यहाँ 0 हो गया तो भी ये वाला तो 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, तो ये तो ए बी के अंदर ही है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ए बी, तो क्या होगा, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। तो इसका जो आंसर होगा, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 6, मतलब बी आंसर सही है। और म्यू की वैल्यू चाहे 20 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 30 रहे, तीनों ऑप्शन सही है। बस क्या होना चाहिए, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो ये एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की तरह काम करेगा, वेयर आंसर इज बी, सी एंड डी। मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू इज 20 इज ऑल्सो राइट, म्यू इज इक्वल टू 10 इज ऑल्सो राइट, म्यू इज इक्वल टू 30 इज ऑल्सो राइट, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। तो दिस वाज माई 8 क्वेश्चंस। तो आप अदर यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपके ब्रांच से रिलेटेड हों और जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करें। और ऑफ कोर्स इफ़ यू आर बाइंग एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन देन यू कैन यूज़ माय कोड Jitan10। थैंक यू सो मच गाइज।